नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से ही एक मित्र ने मुझसे आग्रह किया है कि सर एक वीडियो बनाइए। किस पर चीज़ों पर, चलिए हम आपको बताता हूं। उनका प्रश्न है कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी यानी सहायक अध्यापक व प्रवक्ता पद के ज्वाइन होने के कितने महीने या दिनों बाद पहला वेतन आ जाता है, क्या प्रक्रिया है और कितना वेतन मिलता है अगर हम प्रेजेंट टाइम में कोई ज्वाइन करता है। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेतन की क्या प्रक्रिया है, पहला वेतन कितना आता है और कितने दिनों में आ जाता है प्रवक्ता व सहायक अध्यापक का। दूसरा प्रश्न है कि सर जो नया आयोग है यूपी टीजीटी पीजीटी का निकालेगा, उसके सिलेबस में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, क्या ऐसा ही सिलेबस होगा या थोड़ा परिवर्तन होने की संभावना हो। चलिए उस पर भी आज इस वीडियो में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि सहायक अध्यापक व प्रवक्ता जो प्रेजेंट टाइम में ज्वाइन करेंगे उनका वेतन, पहला वेतन कितना होगा। देखिए, पहली बात ध्यान लीजिए, कर लीजिए कि जो सहायक अध्यापक का ग्रेड पे है वो 4600 है और उसका बेसिक पे 7th पे कमीशन के अनुसार 44,900 से प्रारंभ होता है। तो 44,900 मिलेगा और इस समय मान लो 53% है, हो सकता है अगले 55% हो जाए। मान लो हम 55% के अनुसार डीए की गणना अगर करते हैं तो लगभग उनका इस समय वेतन 71,000 समथिंग के आसपास में मिलेगा। ये समझ लीजिए, यानी सहायक अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक, जहाँ एचआरए थोड़ा कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 71,000 के अर्थ में सहायक अध्यापक का प्रेजेंट टाइम में वेतन उन्हें प्राप्त होगा। अगर वो शहरी क्षेत्रों में है तो जैसा एचआरए है उसके अनुसार उनका वेतन बढ़ जाएगा। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर प्रवक्ता के पद पर होता तो उनका आप जानते हो 4800 ग्रेड पे है और बेसिक पे प्रारंभिक उनका बेसिक पे 47,600 प्राप्त होगा और जिसके अनुसार अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 75,000 समथिंग, 75,500 के अर्थ पर में उनको ग्रामीण क्षेत्रों में पहला वेतन प्राप्त होगा अगर आज वो ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप जानेंगे उनका लगभग 71,000 समथिंग वेतन प्राप्त होगा सहायक अध्यापक और इनका 75,000 समथिंग वेतन प्रवक्ता का मिलेगा। वेतन कितने दिन में मिलता है, क्या प्रक्रिया, ध्यान दीजिए। ज्वाइनिंग के पश्चात वेतन जो प्रक्रिया है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंटों का सत्यापन होना जरूरी है। बिना डॉक्यूमेंटों के सत्यापन के वेतन नहीं दिया जाता। विशेष परिस्थितियों में दिया, कई जगह पर कोरोना काल में भी आदेश निर्गत किए थे कि एफिडेविट ले लिया जाए कि उनका बाद में वो सत्यापन करा लेंगे और अगर सत्यापन में कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है तो उनका पूरा वेतन दिया हुआ वापस लिया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा, समझ लीजिए। तो फिलहाल बिना सत्यापन के वेतन निर्गत नहीं होता, ये समझ लीजिए। कोरोना काल नहीं है, अब आपको सत्यापन कराना होगा डॉक्यूमेंटों का। तो सत्यापन में आप लेटर हो सकता है प्रिंसिपल के माध्यम से भी हो जाए, उसे जिला स्तर डीआरओ के माध्यम, हमारे तो डॉक्यूमेंट सत्यापन प्रिंसिपल के माध्यम से हुआ था और इस समय प्रेजेंट टाइम में उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से हो रहा है। तो वो लेटर संबंधित जहाँ से आपने किया होगा, इसे आप माध्यमिक शिक्षा परिषद या कोई यूनिवर्सिटी उनको लेटर भेजते हैं कि डॉक्यूमेंट सत्यापन करके दें, पत्रांग ले लीजिए, उसके माध्यम से सत्यापन करा लीजिए। तो जल्दी आप वापस करवा देंगे तो जितनी जल्दी सत्यापन हो जाएगा फिर आपका वेतन बनेगा, तभी वो वेतन पारित किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरीका समझ लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन पड़े हुए हैं, सब वेबसाइट से ही सब कुछ मिल जा रहा है डॉक्यूमेंट, बहुत लोग, ये प्रक्रिया उनके लिए मोस्टली है जो जिनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं पड़े हैं, पुराने समय के हैं, तो उनका तो वहाँ भेजेंगे, वो ऑफलाइन पोस्ट करेंगे, उसके माध्यम से आप वहाँ सत्यापन कराकर वापस कराइए। लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन आप सत्यापन करवा लीजिए और उसका प्रमाण पत्र अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से या की सर चेक कर लें। आप सभी डॉक्यूमेंट या डीआरओ कार्यालय में वो संबंधित अधिकारी जो होंगे उनके माध्यम से सत्यापन करा लें और सत्यापन प्रमाण पत्र लगा दें कि हाँ, इस आधार पर उनके डॉक्यूमेंट सत्यापित हैं, वो सही है। वही प्रमाण पत्र उनका भी वो लगाएगा। जब भी ऑफलाइन भी सत्यापन होगा तब भी लास्ट में आपको प्रमाण पत्र यही बनवाना होगा प्रिंसिपल्स के माध्यम से कि इनके डॉक्यूमेंट सभी सत्यापित कर लिए गए हैं और इस प्रकार इनके डॉक्यूमेंट सभी सत्य व सही पाए गए हैं, इनके वेतन निर्गत की प्रक्रिया की जाए। तब आपका जब सत्यापन हो जाएगा और सत्यापन में कितना समय लगेगा ये आप पर निर्भर है। अगर आप थोड़ा सक्रिय होकर जल्दी पार्टिसिपेट भागते हैं, दौड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि आपका काम है, अगर आप दौड़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अन्यथा फिर जो वहाँ जाएगा वो लोग कितने देर में बाबू कितना समय लगाता है, तो तुम्हारा बड़ा समय लगता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप दौड़ लेते हैं तो 1 महीने में लगभग सत्यापन आप करा सकते हैं। तो इसके पश्चात हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आप लगभग 3 महीने में वेतन आप पा जाएंगे। ठीक, ज्वाइनिंग के पश्चात आप तत्काल तो सत्यापन नहीं, 1-1.5 महीने सत्यापन लेटर लिखे जाएंगे, उसके पश्चात जाएगा। ओवरऑल 2 से या बहुत जल्दी करेंगे 2 या 3 महीने के बाद आपका पहला वेतन प्राप्त हो जाएगा। वो वेतन सभी एक में ही लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि एरियर नहीं बनेगा।
तो इस तरीके से आपका वेतन, पहला वेतन प्राप्त होगा। डॉक्यूमेंट सत्यापन के पश्चात जो है वित्त और लेखाधिकारी और DIOS मिलकर के उसको आपको पारित करके पास करवा देंगे, तब वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। फिलहाल वो पूरा एक साथ में, तो 3 महीने का जो होगा वो एक साथ में मिल जाएगा आपको इस तरीके से। तो आपका ये प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है, किस सिलेबस, नए आयोग को, देखिए नए आयोग, अभी तो सिलेबस पुराने आयोग का ही चल रहा था और वही अनुसार आपकी ये परीक्षा भी होगी 2022 वाली, लेकिन जो नया आयोग है उसका सिलेबस निश्चित तौर पर परिवर्तित होगा। हो सकता है उसमें GK GS ले आएँ और प्लस सब्जेक्ट, दोनों चीज़ों पार्टों को एक ही पेपर में इंक्लूड करें। सिलेबस इसलिए परिवर्तित किया जाएगा, तो जब वो विज्ञापन निकालेंगे नया, तो निश्चित तौर पर वो सिलेबस भी वहीं पर तत्काल ही अनाउंस कर देंगे। अब रहा कि सिलेबस क्या कतई ऐसे होगा, लेकिन नहीं, सिलेबस अगर GK GS होगा तो उसका होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो इसका सिलेबस है पूर्णतः इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट का सिलेबस लगभग ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि NCERT सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, रैशनलाइज कर दिया गया है। कुछ चैप्टर जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के भी हटा दिए गए हैं, ऐसे अन्य विषयों में भी कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो हो सकता है नई शिक्षा नीति और इसको ध्यान में रखते हुए कुछ चैप्टरों को थोड़ा या मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कतई बदल दिया जाएगा। इसलिए अगर आप अभी आपका नया आयोग का कोई सिलेबस नहीं है, अगर आप आगे की तैयारी करें तो इसी सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, ठीक, इसी को कंसंट्रेट करें। इसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाएगा, ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। हाँ, GK GS जो इंक्लूड किया जाएगा वो सबके लिए इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये इनका पेपर का पैटर्न यही हमको आने वाला लग रहा है कि GK GS होगा और प्लस आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ये 2 पार्ट एक ही पेपर में होंगे। इस तरीके से इनका आगे रहेगा TGT PGT के लिए। तो चलिए, आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके वीडियो के माध्यम से इसको समझाने की। चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।